हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस। आईआईटी क्लासेस यूपी में एक बार मैं मनीष कुमार मैं सभी का आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम 12वीं क्लास की फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर दूसरा शुरू हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर नंबर दूसरे का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में सीखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेटा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो वैद्युत फ्लक्स रहेगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके भीतर से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। क्या बताया कि जिसके भीतर से क्या गुजरती है, वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा कि वो काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके भीतर से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं और इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ध्यान से समझिए और नोट्स बनाते हुए चलिए कि हर एक पॉइंट को नोट्स करिए। जो भी आपको समझ में नहीं आए तो उस चीज को लिखते हुए चलिए। ध्यान से हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स। तो जैसा कि बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का वह गुण है जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या करता है बेटा, प्रदर्शित करता है। और वैद्युत बल रेखाओं क्या होती हैं कि जब ये रेखाएं दूर दूर होंगी, याद रखिएगा, जब ये रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र हमें कैसा होगा, दुर्बल होगा। और जब ये रेखाएं पास पास होंगी तो वैद्युत क्षेत्र वहां पर प्रबल होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारा चुंबक काम करता है। देखो बेटा, यदि आप एक चुंबक को लीजिए, ऐसे समझते हैं यदि आपके पास एक चुंबक है और एक आपके पास लोहे की कील है, यदि आप दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो आप स्वयं ही जानते हैं कि उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण फोर्स नहीं होगा, यानी कि वो आपस में चिपकेंगे नहीं। क्यों नहीं चिपकेंगे, कारण क्या है भाई? कारण ये है कि उनके बीच की दूरी अधिक है। तो दूरी अधिक है तो उनके बीच में जो चुंबकीय बल पाया जा रहा था वो कम हो गया। अब जैसे जैसे आप दूरी को कम करेंगे तो क्या होगा, आकर्षण गुण बढ़ेगा और बढ़ेगा तो वो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो आपस में एक दूसरे को चिपक जाएंगे, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से वैद्युत फ्लक्स में भी यही प्रक्रिया कार्य करती है कि जब ये रेखाएं दूर दूर होंगी तो ये दुर्बल होगा और जब ये रेखाएं पास पास होंगी तो यह प्रबल होगा। तो याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखिए, अतः वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना बेटा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसे फाई ई क्या लिखा है बेटा, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई का मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स, जबकि ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम लोग एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। ये डायग्राम क्या है, आपको ये डायग्राम दिखाया जा रहा होगा। ये जो कुछ लाइनें ड्रॉ की गई, ये बेटा लाइन नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये बताता है कि ये वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव, यानी कि किसी भी वैद्युत का प्रभाव यहाँ तक सीमित है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर आपने क्या किया कि आपने कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। क्या किया, इसके भीतर आपने कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। अब इस काल्पनिक पृष्ठ के भीतर से भी कुछ रेखाएं गुजरेंगी, डेफिनेटली सर गुजरेंगी। आप एक बात बताइए, यदि कोई आपके पास लोहे का गेट है, यदि कहीं उसके एक सिरे पर करंट आ रहा होगा, यानी करंट एक सिरा उसका किसी तार से जुड़ा होगा, तो पूरे के पूरे गेट में करंट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली बात है। तब आप इसको देखेंगे, इससे कई बल रेखाएं आपस में गुजरती हैं। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आप क्या मान सकते हैं, कैपिटल ए मान सकते हैं, जबकि इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अपन क्या मानेंगे, डीए। सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या रहेगा, डीए रहेगा और वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, कैपिटल ई।
तो हमें पता है बेटा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्रफल के स्केलर गुणन। स्केलर का मतलब होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन के क्या होता है, रेखीय समाकलन के बराबर होता है। अदिश गुणन के रेखीय समाकलन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, याद रखिएगा, इसके बराबर होता है। अब अपन क्या करेंगे इसके बारे में। अतः वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का सूक्ष्म क्षेत्रफल और स्केलर गुणनफल के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, जहां पर मैंने आपको बताया जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल, कौन सा, ये वाला सिंबल बेटा हमारा रेखीय समाकलन का होता है। जैसे हम लोग रेखीय समाकलन कहते हैं। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आसानी से को जानते होंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने लिख दिया है कि ये हमारा रेखीय समाकलन है। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे कि अब इसको हम लोग एक समीकरण मान लें। समीकरण मान ले रहे हैं कि फाई बराबर समाकलन का साइन ई डी ए, क्या है बेटा, ई डी एस, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1। अब जैसा कि हमने अपनी 11वीं क्लास में पढ़ा है, 11वीं क्लास में आपने स्केलर सदिश के बारे में पढ़ा होगा, अदिश गुणन के बारे में पढ़ा होगा। और अदिश गुणन क्या होता है बेटा, कि वेक्टर a डॉट b बराबर होता है बेटा ab cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा। ठीक इसी प्रकार का इस वाले कॉन्सेप्ट को उठाकर हमें इसमें फॉलो करना है। अब a क्या होता है और यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर नहीं, दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, कि ये जो वेक्टर है इसके ऊपर लगाए ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा बताता है, जबकि जो a होता है ये परिमाण को बताता है। किसके बारे में, परिमाण के बारे में। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास हमें यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है, लेकिन किस दिशा में ये नहीं बताया जा रहा। और अगर हम कहें हमें 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है, तो परिमाण और दिशा दोनों दी गई है, तो इसे कहते हैं एक सदिश राशि, और जिसमें हमें परिमाण दी जाए, दिशा नहीं, वो अदिश राशि। तो a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, ab cos थीटा। तो इसी प्रकार से बेटा जैसा कि आपने यहाँ लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि we know that, याद रखना ये लिखा जाता है कि we know that, हम जानते हैं कि, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है लिख देते हैं we know that। अब क्या जानते हैं कि वेक्टर E डॉट dA बराबर क्या होता है, E dA cos थीटा। क्या होता है बेटा, E dA cos थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि समीकरण आपने 1 का प्रयोग किया, तो E dA के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, E dA के स्थान पर आप लिख सकते हैं E dA cos थीटा लिख देंगे। यहाँ पर E क्या है, कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और समाकलन का साइन और A नीचे रहेगा, ये हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। अब क्या है, dA cos थीटा। अब थीटा बराबर क्या मान रहे, 0। थीटा यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो तो हमें पता है बेटा कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है बेटा, 1। तो हमारे पास क्या मिलेगा, फाई बराबर E रेखीय समाकलन का साइन dA, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, 1 हट जाता है। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर, तो जैसे ही हम लोग समाकलन करेंगे, देखिए समाकलन करना कोई कठिन चीज नहीं है, कठिन कार्य नहीं है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई कठिन नहीं है, बस एक ट्रिक को ऐसे समझिए। समाकलन का मतलब होता है कि जो d वाला पार्ट है d हट जाएगा। सीधी सीधी बात ये है कि d आप हटा दीजिए और a जैसे का तैसा लिख दीजिए, बस समाकलन हो गया। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E a। और इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स हमने प्रूव कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका मात्रक और विभव पढ़ते हैं। तो मात्रक क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई से। फाई बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E और A। अब E क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। E का मात्रक क्या होता है, क्योंकि E बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है F/Q0, E बराबर F/Q0 या F/Q0। तो E बराबर न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और
आवेश का मात्रा यानी कूलम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और जबकि क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये किसका मात्रक है? ये वैद्युत फ्लक्स का। अब इसकी विमा क्या होगी? ये हो गई बल की विमा, ये हो गई हमारी दूरी की विमा मतलब मीटर स्क्वायर की विमा, क्षेत्रफल की विमा, और ये हो गई एटी यानी कि आवेश की विमा। आवेश की विमा मैंने बताई थी एटी होती है, मतलब कि अतुल तिवारी। याद रखना, भूलना नहीं कभी। यदि आप लोग आवेश की विमा भूल गए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपको पहला चैप्टर भी क्लियर नहीं हुआ। तो आवेश की विमा क्या होती है? एटी। याद रखना, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर 1 पावर मिलके बने 3 पावर, और यहाँ पर इसको सॉल्व किया t-3 a-1। तो इस प्रकार से अपन ने मात्रक और विमा दोनों के दोनों लिख लिए। ठीक, क्लियर है? तो एक एक चीज को अपन ने वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ लिया है, लिख लिया है। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आपका तो कमेंट कर सकते हैं। अब आप सभी एक काम करिए, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं कुछ देर के लिए साइड में हो जा रहा हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पर एक एक चीज नोट करते